दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का जो है जनादेश और जो है पश्चिम बंगाल की जनता का संदेश, उसी से टेंशन में है अखिलेश। इसको समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी और टीएमसी को जिताने के लिए देश के कई नेताओं ने, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल गए थे ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने, बिहार से, पटना से तेजस्वी यादव गए थे ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए, और इसके अलावा दिल्ली में बैठकर भी ये और इनके तमाम जो बाकी इनकी पार्टियों के नेता हैं, वो लगातार टीएमसी के लिए बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जो लखनऊ में बैठकर टीएमसी के लिए जरूर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए बंगाल नहीं गए। अब इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, भाई वो क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। हालांकि वो लखनऊ में बैठकर और हर जगह पर जो है ममता बनर्जी के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रहे थे। वो बार बार दावा कर रहे थे ममता बनर्जी फिर एक बार जीत रही हैं, लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो प्रचार करने नहीं गए थे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि भाई आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास संसाधन नहीं है और मैं लखनऊ में ही जहाँ जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे यहीं रहकर करना है और मेरे पास संसाधन नहीं थे। अब संसाधन जैसी बात तो जो है वो पल्ले नहीं पड़ती कि अखिलेश यादव के पास इतने संसाधन नहीं है, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि 2 दिन वो बंगाल में जाकर के जो है ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर सकते थे। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो कोई तुक नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने दूसरा कहा, उन्होंने कहा लखनऊ में मुझे बहुत कुछ करना है और यहाँ पर मैं कर रहा था ये वो, इसमें उनकी बात छुपी है। और बात कैसे छुपी है कि दरअसल अब जो है अगला जो सबसे बड़ा जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव का सब कुछ वहां दांव पर लगा हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के लिए प्रायोरिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है। ममता बनर्जी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी और वो ठीक भी है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी हारे जीते उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उनको जो है उत्तर प्रदेश जीतना है, उनके लिए सारा फोकस यही होना चाहिए। एक राजनेता के तौर पर उनका ये कदम बहुत सही है। हालांकि कुछ लोग जो हैं मजाक में सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी से मिलने के लिए बंगाल गए थे तो ममता बनर्जी ने उन्हें अपने बगल में स्टूल पे बैठाया था, कुर्सी तक ऑफर नहीं की थी, और इसीलिए जो है इस बात से जो है थोड़ा सा परेशान होकर, इस बात से उनके अहम को ठेस लगी और इसलिए अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए। हालांकि ये बात मुझे सही नहीं लगती, मुझे मजाक में कहने के लिए ठीक है, लेकिन ये कोई अखिलेश यादव को स्टूल मिला इसलिए गई, ये बात मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आती। लेकिन असली बात ये है कि अखिलेश यादव को अपने उत्तर प्रदेश की चिंता है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है जो मैं आज बताने जा रहा हूं, वो ये कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद भले ही अखिलेश यादव प्रचार करने एक बार भी नहीं गए, लेकिन क्योंकि उनको यूपी की चिंता सता रही थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा जो परेशान है वो अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव अब लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बैठ करके लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वो कम से कम पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर 1 दर्जन ट्वीट कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा, और कहते हैं ये अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम आपको बता रहे हैं बंगाल में जो है कैसे जो है वहां चुनाव लूटा गया, कैसे वहां जो है ये किस तरह से जो है चुनाव मैनेज किया गया। इसको लेकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप कोई प्लेयर तो थे नहीं, बंगाल में आप कोई प्लेयर नहीं थे, बंगाल का चुनाव जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है अब बंगाल के चुनाव के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप 12-12 जो है 1 दर्जन ट्वीट कर रहे हैं। क्या वजह है कि दरअसल बंगाल के जो चुनाव नतीजे हैं उनसे अखिलेश यादव घबराए दिख रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का जो है जनादेश और जो है पश्चिम बंगाल की जनता का संदेश, उसी से टेंशन में है अखिलेश। इसको समझने की जरूरत है। और इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में विस्तार से और बताऊं, एक इंपॉर्टेंट जो ऐलान अखिलेश यादव ने किया
वो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव डकैती हुई है, और साथ साथ उन्होंने कहा 10 नंबरी चालबाजी बीजेपी ने की है, इस तरह से बड़े बड़े शब्दों का, अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव डकैती, 10 नंबरी चालबाजी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको लेकर ट्वीट किया। तो दरअसल इस पूरे जो जो प्रकरण है उससे साफ तौर पर लगता है कि अखिलेश यादव कितने टेंशन में है। तो ये सब जो अखिलेश यादव कर रहे हैं उसका पीछे उस जब जब वो कारण बताऊं, उससे पहले जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा जो उन्होंने ऐलान किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि वो आईपैक से जो है, आईपैक कंपनी जो उससे संबंध तोड़ रहे हैं। अब ये आईपैक कंपनी कौन सी थी, क्या क्या थी? ये आईपैक कंपनी वो है जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है, उनका पीआर और उनका जो चुनाव मैनेजमेंट है वो करती है। तो आईपैक कंपनी वो है जो चुनावी मैनेजमेंट में काम करती है, और उससे अखिलेश यादव ने अपने संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक कंपनी से सर्विस ले रही थी। लेकिन अब ये वही आईपैक कंपनी है जो बंगाल के अंदर टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी दे रही थी और टीएमसी के लिए सब कुछ मैनेज कर रही थी, और साथ साथ वो डीएमके के लिए जो है तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम कर रही थी। अब दोनों जगह के जो नतीजे आए, वो नतीजे जो हैं वो एक तरफ टीएमसी का डब्बा गोल हो गया, दूसरी तरफ जो है तृणमूल का डब्बा गोल हो गया। अब ऐसी कंपनी जिसके साथ काम करने वाली 2 पॉलिटिकल पार्टियां डूब गई, तो उससे जो है उसी के ऊपर दाव लगाना, अखिलेश यादव को लगा कि यार ये तो डूब गई हैं दोनों पार्टियां, तो मैं इनके साथ, इसी कंपनी के साथ क्या मेरा चुनाव मैनेजमेंट करेगी। ये बात ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण दूसरा है। उससे बड़ा कारण यह है कि जैसे आपको पता होगा, आईपैक कंपनी वही आईपैक कंपनी है जिसकी हरे रंग की फाइल जो है, जिसके ऊपर जब ईडी का छापा पड़ा था, तो ममता बनर्जी उस कंपनी की हरे रंग की फाइल दबाकर जो भागी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा था कि मतलब ये अभूतपूर्व है, एक मुख्यमंत्री आता है और ईडी की जांच रुकवाने के लिए कोशिश करता है और फाइल लेकर भागता है। तो ये सब चीजें जो है देश ने देखी। तो दरअसल ये जो आईपैक कंपनी है, इसका नाम कोयला घोटाले में आया है। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी के साथ इसका नाम आया, और आईपैक कंपनी का जो चेयरमैन है, उसका मुख्य कर्ता धरता है, वो ईडी उसको गिरफ्तार कर चुकी है। और ईडी के पास जो है अब, क्योंकि बंगाल में सत्ता पलट गई है, सत्ता पलटने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जब वहां फाइलें खुलेंगी, तो ये जो कोल घोटाला है जिसमें टीएमसी का हाथ बताया जाता है, आरोप लगते हैं, और जिसमें आईपैक कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं, इनकी साठगांठ के आरोप लगते हैं, अब जब सरकार बदली है तो फाइलें खुलेंगी, तो आईपैक कंपनी जो है और ज्यादा घिरेगी और उसके खिलाफ जो है सबूत मिल सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो इस वजह से अब ऐसी कंपनी जो ईडी के शिकंजे में है, जिसके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप हैं, ईडी के शिकंजे में है, वो कंपनी क्या क्या राज उगल देगी, आने वाले दिनों में क्या उगलने वाले। तो इस वजह से जो है अखिलेश यादव ने कहा कि भैया इनसे दूर रहना ही बेहतर है। और उन्होंने कारण क्या दिया, जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है। अब फिर से कह रहा हूं कि ये बात जो है हजम नहीं होती कि संसाधन नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास जो है लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास संसाधन नहीं है। मतलब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी नहीं कहना चाहिए, विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद। तो वो पार्टी क्या है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ये बात जो है हजम नहीं होती। तो संसाधन वाली बात तो बेकार है। लेकिन दूसरे जो कारण बताए, वो कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो संसाधन की तो बात की जा रही है, दोनों जगह संसाधन की बात अखिलेश यादव करे, लेकिन संसाधन का मसला नहीं है। जो पेच फंसा है वो दूसरे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अखिलेश यादव टेंशन में क्यों है, अब ये समझिए। दरअसल अखिलेश यादव टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने 2027 के लिए जो अपना विनिंग फॉर्मूला बनाया, पहले तो समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर होता था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुस्लिम यादव, और समाजवादी पार्टी को लगता था अगर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और यादव मिलकर वोट कर दें तो समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। लेकिन अब जो है ये MY फैक्टर जो है ये बिखर चुका है, क्योंकि यादव में ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी जो है उसके चीफ जो है यादव है, लेकिन इसके बावजूद यादव वोट में जो है बंटवारा हो चुका है। और अब MY फैक्टर के दम पर ही जो है चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अब समीकरण बहुत सारे बदल गए हैं। खास करके नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी जिस तरह से अब एग्रेसिव मोड में है, जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व पर काम करती है, उसके कारण MY फॉर्मूला विनिंग फॉर्मूला नहीं रह गया। तो अब अखिलेश यादव ने विनिंग फॉर्मूला क्या बनाया, उन्होंने PDA का फॉर्मूला बनाया। वो कहते हैं पिछड़े, दलित और जो ए है वो उसको अल्पसंख्यक भी कहते हैं मुसलमानों के बीच, और वैसे कहते हैं आदिवासी। आदिवासी तो बहुत ज्यादा है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं PDA यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम
पिछड़े और दलित, इनका कॉम्बिनेशन उन्होंने बना लिया, तो उनको लगता है इससे जीत जाएंगे। और इसका जो छुपा भाव है पीडीए का, वो छुपा भाव क्या है? वो छुपा भाव ये है कि हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं को यादव के नाम पर, पिछड़े दलित के नाम पर बांटना। इनका जो फॉर्मूला है बेसिकली ये है कि भाई हिंदुओं को बांट दो। क्योंकि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो विनिंग, जो उसमें विपक्ष ने अगर इतना बड़ा डेंट मार लिया था, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 240 सीटों पर सीमित कर दिया था, उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गई थी, तो इस सब का कारण क्या है? कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस को ऐसा लगा रिवाइव हो रहा, तो इस सब का कारण क्या है कि हिंदू वोट बांट दिए थे संविधान के नाम पर, कि संविधान बढ़ जाएगा, संविधान के ऊपर अटैक हो रहा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसी तमाम बातें कह करके जो बीजेपी ने हिंदुत्व की एक छतरी बनाई थी, उस छतरी में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी ने छेद कर दिया था, और उस छेद के कारण बीजेपी वहां पर जो है 240 पर सिमट कर रह गई थी। तो उनका विनिंग फार्मूला अब यही है कि कैसे हिंदुओं को बांटा जाए। यह विनिंग फार्मूला एक तरफ अखिलेश यादव का है, लेकिन बंगाल में क्या हुआ? अब ये समझिए बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में ये हुआ है कि वो जो हिंदू बट गया था, हालांकि ये चीज पहले महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग फैक्टर थे। महाराष्ट्र में, हरियाणा में 2024 के बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। वहां पर हिंदू एक बार फिर से यूनाइट करने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव को लगता है कि पीडीए के फॉर्मूला विनिंग फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन अब बंगाल के चुनाव ने उनकी चिंता क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि बंगाल में हिंदू जो है वो जातियों में बटा नहीं, हिंदू ने एकजुट होकर वोट किया है, और इसी बात से अखिलेश यादव टेंशन में है। अखिलेश यादव है ना, दरअसल उनको, उनकी समस्या यही है, क्योंकि बंगाल में जैसा चुनाव हुआ है ना, आप देखिए बंगाल में किस तरह से गली गली में भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये आप सुना ना आपने, बंगाल में क्या हो रहा है, शादियों में, पार्टियों में। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, और ऐसे आपको वीडियोस दिखाई कि वहां पर जेनजी जो है 18, 19, 20 साल के बच्चे जो हैं वो पार्टियों में नाच रहे हैं, जय श्री राम पर नाच रहे हैं, और पूरे बंगाल में जो है भगवा पताका लेकर लोग घूम रहे हैं। पूरे बंगाल जो है भगवा हो गया। तो ये जो बंगाल में हो रहा है ना, ये वो तमाम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है, जिनको लगता है कि हिंदुओं को जातियों में बांट करके जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। राहुल गांधी भी इसीलिए परेशान है। राहुल गांधी एक दिन ममता बनर्जी के राज को कहते हैं गुंडा तंत्र है, वो कहते हैं कि जो है वहां की सरकार ने पोलराइज किया, वो कहते हैं कि अच्छे से सरकार नहीं चलाई। तो एक हफ्ता पहले राहुल गांधी ये कहते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद एकदम से वो कहते हैं कि नहीं, ममता की हार पे जो कांग्रेसी खुश है उनको वो कोसने लगते हैं। तो राहुल गांधी की भी चिंता यही है, और अखिलेश यादव की भी चिंता यही है कि हिंदू बंगाल में एकजुट हो गया, और वहां जो ऐतिहासिक हिंदू एकजुटता देखने को मिली, राम के नाम पर हिंदू एकजुटता देखने को मिली, दुर्गा माँ के नाम पर देखने को मिली, और इसके अलावा काली माँ के नाम पर जो हिंदुओं की एकता देखने को मिली, उससे अखिलेश यादव अब टेंशन में है। राहुल गांधी की टेंशन अभी दूर है, क्योंकि उनका 2029 है, यूपी में उनको पता है कि उनको अखिलेश का पिछलग्गू बनकर रहना है, बहुत कुछ मिलेगा नहीं। अगर अलग लड़ेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलके लड़ेंगे तब भी उनको कुछ ज्यादा सीटें मिलने नहीं है। तो राहुल गांधी का दाव फिलहाल जो है 2029 की चिंता है, लेकिन अखिलेश यादव की चिंता जो है 2027 सबसे बड़ी चिंता है। और बंगाल ने दिखा दिया है कि हिंदू एकजुट होकर वोट कर रहा है। बंगाल की जितनी सीटें बीजेपी को मिली आप उठाकर देखिए, और बंगाल नहीं बल्कि असम भी इसके साथ अगर आप जोड़ लीजिए, असम में क्या हुआ, और जो आंकड़ा आ रहा है उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, मौका लगेगा। तो जो आंकड़ा आ रहा है वो ये कि कांग्रेस और विपक्ष के जो है ना सारे मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब आप सोचिए असम के अंदर कांग्रेस के जो है वो 18 उम्मीदवार जीतते हैं, उनमें से 17 मुस्लिम है, 17 मुस्लिम है। तो ये लग रहा है कि जो मुस्लिम जो पोलराइजेशन है ना, वो विपक्ष के उसमें हो गया, बीजेपी के खिलाफ हो गया। लेकिन बंगाल में ये सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं बंगाल में 30% मुस्लिम है, और बीजेपी के खिलाफ ये 30% मुस्लिम जो है वो पोलराइज थे, एकजुट थे। लेकिन तो इससे बड़ी ताकत मुसलमानों की कहां हो सकती है? यूपी में तो है नहीं, किसी और राज्य में तो इतनी है नहीं कि 30% मुस्लिम आबादी, लेकिन 30% मुस्लिम आबादी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई। उसके बावजूद जो है बीजेपी जीती,
क्योंकि जो हिंदू था, जो 70% हिंदू था, उसमें से करीब करीब 60% हिंदू, अभी इसका इसका ठीक से आकलन होगा, आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60% हिंदू जो है वो एकजुट हो गए। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी अब तक देश भर में जो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करती रही है, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से, आडवाणी जी जब राम रथ यात्रा लेकर निकले थे, तब से लेकर अब तक हिंदुओं, देश के जो हिंदू हैं उनमें से ज्यादा 30% हिंदुओं को बीजेपी अभी तक एकजुट कर पाई है हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन बंगाल में जो है 50 से 60% हिंदू ने एकजुट होकर वोट किया, बीजेपी के लिए वोट किया। तो ये जो फैक्टर है, ये अखिलेश यादव को डरा रहा है। बंगाल ने बहुत कड़ा मैसेज जो तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु का भी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि तमिलनाडु में कैसे सनातन विरोधी पार्टी का समूल नाश हो गया, असम में कैसे हिंदू विरोधी कांग्रेस का सफाया हो गया, बंगाल में कैसे हिंदू विरोधी ममता का सफाया हो गया। तो ये जो तमाम स्टेट है ना, इनका जो मैसेजिंग है वो बड़ा पावरफुल मैसेज है। और वो मैसेज जो है वो ये है कि हिंदू जो है वो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को, और हृदय में है काबा नैनों में मदीना गाने वाली पार्टियों को, जय श्री राम का विरोध करने वाली पार्टियों को, हिंदू जो है उनके खिलाफ पोलराइज होकर वोट कर रहा है। रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। एक तरफ मुसलमानों का पोलराइज हो रहा है तो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। और अखिलेश की चिंता यही है, क्योंकि अखिलेश भी जो है, जिस तरह से बंगाल में, असम के अंदर कांग्रेस और बंगाल के अंदर जो है टीएमसी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है, उसी तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा मुस्लिम अपीजमेंट तो करते रहेंगे, लेकिन हिंदुओं को बांट देंगे और इस तरह से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो जाएंगे तब क्या होगा? हिंदू अगर बंगाल में जैसे 50 से 60% हिंदू एकजुट हुए, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह से 50 या 60% हिंदू एकजुट हो गया, बीजेपी के लिए पोलराइज हो गया, अखिलेश के खिलाफ पोलराइज हो गया, कांग्रेस के खिलाफ पोलराइज हो गया, तो फिर सोचिए कि बहुत बड़ा झटका जो है अखिलेश यादव को लगेगा। आज वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है 37 सांसदों के साथ, लेकिन अगली बार जो है उनको, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो फिर उनका सत्ता में आना जो है वो असंभव है। वैसे ही जो योगी आदित्यनाथ है वो हिंदुओं के जो है, एक तरह से कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जो है वो एक बड़े आइकन, अब हिंदू आइकन बन चुके हैं। और दूसरी तरफ बंगाल चुनाव का, असम चुनाव का एक संदेश ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो एक बार फिर से चरम पर है। जो 2024 में उनकी लोकप्रियता को थोड़ा डेंट लगा था, अब उससे निकलकर वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूपी में जाकर उन्होंने लगातार प्रचार किया, उसके कारण जो है अखिलेश यादव की नींदें उड़ी हैं। क्योंकि अगर बंगाल में जिस तरह से प्रचार किया मोदी जी ने, उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में जाकर प्रचार करेंगे तो सोचिए क्या होने वाला है। अखिलेश यादव के लिए जो है चिंताएं किस हद तक बढ़े। और फिर तीसरा फैक्टर जो है, मैंने बताया योगी जी और मोदी जी, और तीसरा अमित शाह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब वो किसी ग्राउंड पर बैठ जाते हैं और जब जिस जमीन पर बैठ जाते हैं और वहां जब वो रणनीति अपनी बना लेते हैं, तो उनकी रणनीति का काट जो है वो ममता बनर्जी जैसी जमीन से जुड़ी नेता के पास भी उनकी रणनीति का कोई काट नहीं है। किस तरह से अमित शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि ममता बनर्जी जो है 15 साल बाद उनको बंगाल से उखाड़ फेंका और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब इस तरह की रणनीति अगर उत्तर प्रदेश में जो है, क्योंकि अमित शाह ऐसा कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, 2014 में कर चुके, 2019 में कर चुके, कई बार कर चुके हैं, तो उसी तरह की रणनीति बनाने अब अमित शाह बैठेंगे तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे। और फिर एक बात और बता दूं, ये जो स्ट्राइक रेट है ना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ बंगाल में जहां जहां सभाएं करने गए ना, उनमें से 90% जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती है। 90% सीटें बीजेपी ने जीती है जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, क्योंकि हिंदुत्व के आइकन है। और बंगाल के अंदर हिंदुत्व का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सुनामी चल रही थी, अंदर ही अंदर हिंदुत्व की आंधी चल रही थी। अब बंगाल से यूपी बहुत दूर नहीं है, तो ये जो आंधी है, और समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, अब जो है 2026 के हम मिड में हैं, 2027 के शुरू में यूपी में चुनाव होने, तो ये आंधी जो बंगाल की आंधी है वो सुनामी है, जो बंगाल की सुनामी है, वो अब जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को
टच कर रही है, उत्तर प्रदेश को वो चीज़ टच कर रही है। और इसीलिए बंगाल के चुनाव से, बंगाल में जो जय श्री राम हो रहा है, बंगाल में जो ये नारा बज रहा है ना, ये गाना बज रहा है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उसका असर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर पड़ रहा है। और इसीलिए बंगाल के जनादेश से अखिलेश टेंशन में है। और इसीलिए अखिलेश जो हैं उन्होंने जो है इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना अभूतपूर्व डर उन्होंने जो है वो दिखा दिया है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर अभी आगे और भी हम बात करते रहें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स अगले कुछ दिनों में होने वाली है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।